हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन विंग के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संदीप कुमार साहू। हमारा ये 9th वीडियो लेक्चर है साइंस सीरीज का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम चालू कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चन से। सबसे पहले मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन मेटल में क्या क्या आया हुआ है। और 2021 में 15 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चन आया था नॉन मेटल्स का। मैंने गैस किया था कि नॉन मेटल से क्वेश्चन आना चाहिए और आया था। थोड़ा सा टफ था क्योंकि एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पूछा था। इस बार नॉन मेटल पूछा जरूर था पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट था पूछने का। हेलोजन ग्रुप से पूछ दिया था, स्पेसिफिक ग्रुप पे चला गया था। 17 ग्रुप जो होता है हेलोजन, वहां चला गया था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन क्या था। ये है 21 का, 21 मेंस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हेलोजन तत्वों को निम्न में संदर्भ में समझाइए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले पूछा है पोजीशन क्या होती है इसकी। ठीक है, इसको जब हम थ्योरी कवर करेंगे उस समय उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, किसके, हेलोजन्स के, वहां पे भी इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, देखिए नाम सुन के घबराइए मत। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को सुन के आप घबराइए मत। ठीक है, हो सकता है एकदम नया टर्म है पर पीएससी ने पूछा था जानबूझ के आपको टेंशन देने के लिए एग्जाम टाइम में, जो कि पीक प्रेशर रहता है आपका। फिर उसके बाद होता है विद्युत ऋणात्मकता पूछा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा, जब पोजीशन डिस्कस करेंगे तभी मैं उसको बताऊंगा। और पूछा है उसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड, अंतर हेलोजन यौगिकों को पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर एक पॉइंट का 3-3 मार्क्स होता है। ठीक है, और ये जो पूछा है, ये जो 5 चीजें पूछी हुई है, इसमें मैं बता दूं आपको, तो ये अब टर्म देखिए आ गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये 3 चीज एकदम नई है पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो तीनों चीज है, ये डेफिनेटली आपको गारंटीड बता रहा हूं 2 मार्क्स में कम से कम 2022 के मेंस में इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में, मोस्ट प्रॉब्ली 2 मार्क्स में आना चाहिए क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हो सकता है 2 मार्क्स में आए। और जो आने वाले एग्जाम्स है जैसे एसीएफ हो गया और फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, वीएपीआर हो गया, वीपीआर हो गया, अगर मान लो व्यापम लेता है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का 21 का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ब्रीफली नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करिए। फिर ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो कि नॉन मेटल के ऊपर पूछा गया है कि आइसोटोपिक इफेक्ट को बताइए, स्टेटिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी मेंस में। अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए पर इसको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल से संबंधित हम सब चीज कवर करेंगे। इसके पहले भी हम जितने भी वीडियोस लिए हैं उसमें पूरा का पूरा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, खासकर मेंस के और प्रीलिम्स के पूरे हमने कवर किए हैं। चलिए देखते हैं कैसे डील करेंगे हम क्वेश्चन को थ्योरी के साथ। ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है कि तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो हमारा सेकंड पार्ट था 15 मार्क्स के क्वेश्चन का कि उनका स्टेट्स बताइए। ठीक है, तो आपको मैं बताया था हेलोजन से संबंधित क्वेश्चन था, तो उनका स्टेट पूछा था। तो उनके स्टेट में आप देखेंगे सबसे पहला है फ्लोरीन, फिर दूसरा है क्लोरीन। ये दोनों मिलेंगे आपको क्या, गैसेस स्टेट में। उसके बाद क्या आता है ब्रोमीन मिलेंगे आपको लिक्विड स्टेट में। उसके बाद आता है आयोडीन और एस्टेस्टाइन, तो ये दोनों मिलेंगे आपको सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो हेलोजन का ये स्टेट है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है। ये 3 चीजों के आपके कितने मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स। 15 को 5 भाग में डिवाइड करते हैं तो 3 मार्क्स होते हैं। तो ये सेकंड पोर्शन था उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट के बारे में बात हो गया। ठीक है, देखिए ओनली ब्रोमाइन इज इन लिक्विड स्टेट। देखिए आपके एससीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है ओनली ब्रोमाइन इज इन लिक्विड स्टेट। रेस्ट ऑफ ऑल जो है वो गैसेस में भी मिलते हैं और सॉलिड में भी मिलते हैं। ठीक है, केवल ब्रोमाइन जो है द्रव्य अवस्था में मिलेगी, बाकी जो है आपको गैसेस और सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। उसके बाद आता है नॉन मेटल में एक और चीज आती है यहाँ पे,
एलोट्रोपिज्म अपरूपता, ठीक है, अपरूपता जो है वो कार्बन में आपको दिखेगा ग्रेफाइट और डायमंड के केस में, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो भी नॉन मेटल से वो संबंधित है। तो डायमंड जो एलोट्रोप होता है वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट एलिमेंट है नॉन मेटल में। अब इसमें एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे, ये तो हो ही गया एलोट्रोपिज्म, एक ये हो गया ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, एक ये हो गया डायमंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज डायमंड विच इज टफेस्ट। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन निकलता है कि कितने अधातु अभी तक पता है हमें, केवल 22। तो ये हो गया, ये हो गए हमारे प्री के क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए अलग अलग हम नहीं पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग प्री के लिए अलग नहीं, देखिए हम कंबाइंड पढ़ रहे हैं, वहीं पे आपके मेंस के लिए भी क्वेश्चन निकलते हैं और प्री के लिए भी वहीं क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ नॉन मेटल आवर्त सारिणी में, पोजीशन ऑफ नॉन मेटल ये देखेंगे आप, हमने जैसे मेटल में पढ़ा था, कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक में मेटल्स मिलते हैं, वैसे ही नॉन मेटल जो है वो सबसे ज्यादा पी ब्लॉक से मिलते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो आपका एस ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब देखिए मेंस के लिए मैंने आपको मेटल का आंसर शीट दिखाया था भाई साहब का, ठीक है, तो आप देखेंगे 15 में से अगर 12 मार्क्स लाने हैं तो आप अगर पोजीशन बता रहे हैं, अगर वो आप आवर्त सारणी बना के अगर दिखाते हैं तो आपका ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है। देखिए 12 मार्क्स अगर मिल रहे हैं 15 में से तो मोस्टली वो आउट ऑफ मार्क्स है। तो अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसके पहले वाला मेटल्स का जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि आवर्त सारणी अगर बना देते हैं आप तो उसमें आपका कैसे टाइम बचता है और कैसे आपका प्रेजेंटेशन सुधरता है और कैसे आपको 12 मिल सकते हैं 15 में से। तो वैसे ही जैसे अभी हमने डिस्कस किया 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें हेलोजन पूछा है, तो हेलोजन जो है 17th ग्रुप में आता है, 17th ग्रुप में आता है। तो आप अगर लिख रहे हैं तो आप ऐसा पोजीशन दिखाएंगे सर 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेस्टाइन होता है, ठीक है। ऐसे आप अगर एक टेबल बना देते हैं, उसमें ऐसा बस इतना बनाना था आपको, 17th ग्रुप लिख देते और ऐसे अगर आप दिखा देते तो आपको 3 में से 3 दे देता हो, ठीक है। आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं साइंस में, ठीक है। अब देखिए मेटल में मैं आपको याद करवाया था कि आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2-3 चीजों में पीरियोडिक टेबल आपको मदद देता है। जैसे कभी इक्वेशंस लिख रहे हैं तो जैसे आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या है, सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कभी इक्वेशंस में आपसे गलती ना हो, उससे आपको अगर ये याद रहेगा यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब यूज होते रहते हैं। तो मान लो कभी आप लिख रहे हैं इक्वेशन तो आपसे वो गलती नहीं होगा। हालांकि सीजीपीएससी में बहुत कम लिखना पड़ता है इक्वेशन, पर फिर भी कभी लिख रहे हैं तो गलत इक्वेशन ना लिखे। गलत इक्वेशन में हो सकता है कि वो एग्जामिनर कंझा जाए या फिर आपको कम मार्क्स दे। अब मैं आपको याद करवाया था मेटल्स के लिए, तो एक बार और आप मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, याद करने की कोशिश कर लीजिए पीरियोडिक टेबल को। तो मेटल्स का वो वाला क्वेश्चन देख लेना, उसमें कैसे उनको 12 मार्क्स मिले वो भी देख लेना। अब यहाँ याद करने की कोशिश करते हैं। हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, शक्ति वक्रमण फीको निकोसन, बैगन आलू गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेह प्रभा, ना पी ऐसे सबके बीच, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए हेलोजन अभी पढ़े तो आप जब लिखेंगे ऐसे तो आपको बस ये कोड अगर याद है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो आप बहुत जल्दी लिख लेंगे, बहुत जल्दी से आप कवर कर सकते हैं। देखिए मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने होते हैं। वैसे ही फिर आखिरी जो ग्रुप है अपना 18th ग्रुप है, ठीक है, इनर्ट गैसेस ग्रुप है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो ये हो गया मेटेलिक पोजीशन। अगर आप इतना ही याद करते हैं तो बहुत है। उसके बाद फिर यहाँ आ जाता है आपका लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ठीक है, लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। इतना पूरा याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना बता देना लैंथेनाइट एक्टेनाइट होते हैं। वैसे आप नॉन मेटल में तो नहीं बताओगे, मेटल्स में अगर कभी आता है तो बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका नॉन मेटल्स हो गए पूरे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे स्टेप किस बनता है, वो सीढ़ी नुमा आकार बनता है, ये किसका बनता है, मेटलॉइड्स का बनता है, ठीक है।
पोजीशन से संबंधित नॉन मेटल्स के लिए ये था। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हैं प्रॉपर्टीज। अब देखिए नॉन मेटल हम पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होती हैं जैसे हम छू के जैसे अनुभव कर रहे हैं या देख के हम जिसको अनुभव कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स के भौतिक गुण में क्या क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला आ जाएगा ये सामान्य, अभी हमने अवस्था पढ़ा था, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसके बाद आता है नॉन मेटल जो होते हैं भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं और ये टूट जाते हैं। जैसे कि साबुन, कपड़ा धोने का साबुन जो होता है जैसे एकदम सूखा हुआ है, जैसे आप उसको छोड़ेंगे नीचे तो क्या होता है, नीचे गिर के टूट जाता है, तो उसको ही बोलते हैं ब्रिटलनेस, उसी को बोलते हैं भंगुरता। उसके बाद आते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर सभी जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं नॉन मेटल्स। उसके बाद क्या होता है, ये तन्य नहीं होते हैं, डक्टाइल्स नहीं होते हैं, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये तार में नहीं ढाले जा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आप इसका प्रोसेस देखेंगे तार में ढालने वाला प्रोसेस, तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो अच्छे से समझते होंगे। एक छोटा सा छिद्र होता है, उससे मेटल को पकड़ के खींच दिया जाता है तो बड़ी लंबी लंबी तारें आ जाती हैं। जैसे सोनार होता है, सोनार भी ऐसे ही तार बनाता है अगर सोने की तार बना रहा हो तो। उसके बाद आता है नॉन मेटल जो है वो उसमें चमक नहीं होती, लस्टर नहीं होती, आप देख के फिजिकल फॉर्म है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि अच्छा इसमें चमक नहीं है, ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ के, ठीक है। ये देखिए फिर से आगे हैलोजन, आयोडीन को छोड़ के, ठीक है, ये दोनों क्या है, चमकते हैं थोड़े से। उसके बाद आता है डायमंड जो है वो बस हार्ड है, बाकी जो है कठोर नहीं होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। देखिए तीनों फॉर्म्स में होते हैं, गैसेस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, तो सिर्फ डायमंड जो है वो कठोर होता है, सिर्फ हीरा जो होता है कठोर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखिए इनका जो इलेक्ट्रोवैलेंस होते हैं, इनके जो आखिरी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, और उनका ऑर्डर होता है 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। 4 का तो फेमस एग्जांपल है कार्बन, है ना। उसके बाद 5, 6 का ऑक्सीजन, उसके बाद 7 ये क्या हो गया, हैलोजन, और ये हो गया इनर्ट गैस, है ना। तो आप देखेंगे अब ये 4 में से 4 जो है अगर कार्बन कैटेनेशन कर रहा है तो कार्बन कार्बन मिलके बना सकते हैं, 4 दे के और 4 लेके, ठीक है। इसमें देखिए 5 है तो इसको 3 चाहिए, इसमें 6 है तो इसको 2 चाहिए, तो ये क्या है, लेते हैं, देते नहीं है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बोल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, कम होता है, लो होता है। गलनांक क्या होता है इनका, कम होता है। उसके बाद आता है इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी इनकी कम होती है। उसके बाद आप देखेंगे एलोट्रोपिज्म, ठीक है, अपरूपता। देखिए अभी मैं आपको बताया डायमंड और ग्रेफाइट ये कार्बन के क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। अपरूप का मतलब क्या होता है, बस जो उनका स्ट्रक्चर होता है उनको अलग तरीके से अगर अरेंज कर दिया जाए तो वो एक अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अपरूपता। तो यही है अपरूपता। कौन कौन से दिखाते हैं नॉन मेटल्स, कार्बन दिखाता है, कार्बन का फेमस एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर और फास्फोरस, ये दिखाते हैं अपरूपता। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा भौतिक गुण। अब इसके आगे आते हैं रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, अभी मैं आपको बताया 4 से 8 जो होता है इनका आउटरमोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इनके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, F नेगेटिव। देखिए 1 F नेगेटिव मतलब वन इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, O डबल नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये दो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इजी एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब देखिए हाइड्राइड्स नॉन मेटल्स जो हैं, जो भी कंपाउंड्स बना रहे हैं तो मोस्टली देखेंगे आप वो कोवैलेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सहसंयोगी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कोवैलेंट। आप इसके आगे जब हम नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे वहां पे भी देखेंगे आप, बार बार मैं बोलूंगा ये आपको, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं आपको, कोवैलेंट, इनके जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, कोवैलेंट बनते हैं, सहसंयोजक बनते हैं।
तो आप देख सकते हैं इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे आपका हाइड्राइड्स बनेगा, तो ये आपके हाइड्राइड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा। देखिए क्लोरीन के साथ भी वही हिसाब है, फिर से कोवेलेंट बनाएगा, फिर सहसंयोजक बनाएगा। तो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा ये PCl3। अब PCl3 जब आपने मेरे वीडियोस में या फिर आपने कहीं पे रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा होगा तो उसका मैंने तो खासकर समझाया ही आपको। उसका फेमस एग्जांपल जो मैं आपको दिया था PCl5 का मैं आपको एग्जांपल दिया था उसमें, ठीक है। इसमें PCl3 प्लस Cl2 बनता है, ठीक है। देखिए हमें क्या है ना, केमिस्ट्री में कम चीज याद करनी है और उसको बार बार यूज करना है, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी अगर रासायनिक गुण जो है आप याद कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रिवर्सिबल आप याद कर कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने ये पढ़ा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने ये पढ़ा है, तो जब क्लोराइड्स बनाएंगे आप नॉन मेटल्स का, तो उसमें फास्फोरस का बनाएंगे आप PCl3, उसको यहाँ पे आप दिखाएंगे। देखिए हमें थोड़े में ज्यादा करना है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही एग्जांपल याद रखिए, उसी से याद रखिए, है ना, बी स्मार्ट। उसके बाद आता है अपना ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। तो हाँ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो इनका जो नेचर होता है ऑक्साइड्स का वो क्या होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है। जो मेटल का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, अम्लीय या उदासीन होता है, एसिडिक और न्यूट्रल होता है। कैसे पता चलेगा, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमको सल्फरस एसिड, सल्फरस ऑक्साइड बनेगा। सल्फरस ऑक्साइड जो है ये इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर होगा। उसके बाद नॉन मेटल्स मेटल के साथ क्रिया करके क्या करेंगे, तो नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स। तो देखिए सिंपल एग्जांपल यूज करना है, सोडियम को सीधा मिला दीजिए, सोडियम। अब भी मैं आपको बताया था मेटल का जो भी ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, तो वही है बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल का जो भी ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे लोग, हाइड्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। ओ इंटरचेंज हो गया ये, ठीक है। तो सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, और सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की क्या डिफरेंस होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस चालू करेंगे तो किससे चालू करेंगे, भौतिक गुण से चालू करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देख रखा है हमने क्या क्या डिस्कस कर चुका है, पहले तन्य डिस्कस कर चुका है, भंगुरता डिस्कस कर चुका है हमने। उसके बाद आप देखेंगे दिखता कैसे है, ठीक है। उसके बाद छूने में कैसा होता है, कठोर होता है, नरम होता है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके भौतिक गुण में आते हैं। तो देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमेशा देने की इच्छुक होते हैं, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और ये क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमेशा लेने के इच्छुक होते हैं, इसलिए हमेशा नेगेटिव आयंस बनाते हैं। उसके बाद इनका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी घनत्व इनका ज्यादा होता है, इनका कम होता है, ठीक है। उष्म एवं विद्युत, थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, उष्म और एवं विद्युत के प्रति व्यवहार क्या होता है इनका, देखिए सुचालक होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, इसमें लीड होता है। तो यही आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको थोड़ी मैं अलग से पढ़ाऊंगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुचालक होते हैं, तो क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, लेड, इसको याद रखिए आप, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। हम अक्सर इसी एग्जाम्पल को याद रखते हैं कि अरे ग्रेफाइट होता है, पर हम मेटल में कभी याद नहीं रखते कि लेड भी जो है वो कुचालक है, ठीक है। वैसे ही घनत्व में देखेंगे आप, तो घनत्व में लिक्विड ब्रोमीन, तो आप स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आप देख सकते हैं, लिक्विड ब्रोमाइन के बारे में डिस्कस किया था हमने,
जो कि हैलोजन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, ठीक है। तन्यता मतलब डक्टिलिटी, खींच के निकाल के, द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन वायर्स, ठीक है। इसमें गुण क्या पाया जाता है? मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, और ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कि सूखा साबुन का टुकड़ा, उसको गिराएंगे तो टूट जाता है, वैसा ही है, ठीक है। मेटेलिक लस्टर, चमक कैसी होती है? इनमें पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शंस क्या है इसमें बताइए? अभी पढ़े हमने, इसमें एक्सेप्शंस क्या है? आयोडीन, ग्रेफाइट, है ना, ये इसमें एक्सेप्शंस है, आयोडीन और ग्रेफाइट चमकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रासायनिक, केमिकल। देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अभी पढ़ा हमने कुछ पहले। मेटल का क्या होगा? आग बंद करके बेसिक, ठीक है। अल्कलाइन ऑक्साइड होते हैं आग बंद करके, क्षारीय। उसके बाद नॉन मेटल का उदासीन या एसिडिक, अम्लीय या उदासीन, इसका ऑक्साइड का नेचर होता है। उसके बाद क्या होता है? एक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे? ये हाइड्राइड्स बनाएंगे और कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो मेटल होंगे वो विद्युत संयोजक बनाएंगे, ठीक है। विद्युत संयोजक हाइड्राइड्स बनाएंगे, और ये क्या बनाएंगे? सहयोगी हाइड्राइड्स बनाएंगे, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड जो है वो मेटल में बनेगा, और कोवैलेंट हाइड्राइड जो है वो नॉन मेटल में बनेगा। उसके बाद एक्शन विद क्लोरीन, फिर से वही रिपीट होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड्स बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, वैसा वहां पे नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज नहीं होता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लीव इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस, सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा नॉन मेटल्स। देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया सबसे पहले मेंस के क्वेश्चंस। मेंस के क्वेश्चन में हमने पहला जो प्रश्न था उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि पोजीशन क्या होते हैं नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल्स के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि हैलोजन जो है, हैलोजन से संबंधित जो प्रश्न आया था उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद देखते हैं जो चीज छूट गई थी। अब बोलोगे क्या चीज छूट गई थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छूट गया था। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, इसीलिए इसको पूछा गया था, हैलोजन ग्रुप को इसलिए पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कितना एंथैल्पी लग रहा है या जा रहा है, ठीक है, कितना एंथैल्पी लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब यहां पे एक्सेप्शन क्या होता है? जैसे कि हमने नॉन मेटल की पोजीशन में पढ़ा, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। आप जैसे जानते हैं अक्सर क्या होता है, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो इनका रेडियाई क्या होता है? वो बढ़ जाता है, इनका रेडियाई क्या होता है? वो बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहां पे ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? पहले क्या होता है? क्लोरीन, इसमें क्या बताएगा सबसे पहले कि क्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे कम नेगेटिव होता है, ठीक है। वो ज्यादा क्लोरीन है हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या होता है?
ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे ये चेंज आता है कि यहाँ पे क्या आता है, क्लोरीन सबसे पहले आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, उसके बाद आयोडीन आएगा। तो ये सीक्वेंस होता है यहाँ पे ये एक्सेप्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे हैलोजन के केस में ये कॉन्सेप्ट आता है उसका। तो ये आप देख के रखना, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और आप इस ऑर्डर को याद करके रखिएगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आप ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक है। अभी वही मैं आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। ऐसे रेडियाई क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फ्लोरीन जैसे है, ये फ्लोरीन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन क्या है, इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ब्रोमीन जो फ्लोरीन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर दूर होंगे न्यूक्लियस से, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होगी, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल, वो अप्लाई होता है। तो आप उसको पूरा मतलब कहीं भी रिलेट कर सकते हैं। मान लो अगर अगले मेंस में आता है या प्री एग्जाम्स में आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अरेंज करो, या फिर ऐसा कुछ बनता है, या फिर यही क्वेश्चन मान लो आ जाए, हैलोजन वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको वहां पे अप्लाई करके क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद्युत ऋणात्मकता, ये आपको बता दिया। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड, अब इंटर हैलोजन कंपाउंड में बता दूं मैं आपको, इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या होगा, इसमें क्या होता है इंटर हैलोजन, जैसे कि मैं फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इससे बड़ा होता है, ये क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, आयोडीन जो है ब्रोमाइन से बड़ा है, तो ये आपस में रिएक्ट करके हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अंतर हैलोजन यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो आप अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि डायटोमिक, ठीक है, डायटोमिक में क्या होगा, AX बनाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा तो AX बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा पैक मतलब क्या होता है, 4 लेयर्स, टेट्रा एटॉमिक मतलब 4 एटम्स, 4 एटम्स कैसे बनेंगे, AX3। तो AX3 कैसे बनता है, यहाँ पे AX3 ऐसे बनता है जैसे ब्रोमीन का एक एटम हो गया, और फ्लोरीन का क्या होता है, 3 एटम हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है इनका, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, नीचे डिक्रीज हो रही है, और साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है तो ब्रोमीन जो है वो ज्यादा छोटे एटम्स को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, इसीलिए टेट्रा एटॉमिक AX3। वैसे ही इसके आगे बनेगा हेक्सा एटॉमिक। तो हेक्सा एटॉमिक जब बनेगा तो क्या बनेगा, हेक्सा का मतलब 6, तो AX5, तो ये हो गया 6, ठीक है, हेक्सा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा का मतलब 8, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, AX कितना जी 7, तो ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न, ठीक है, जो कि पोर्शन छूट गया था उसको मैंने बता दिया। उसके बाद इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट बाय स्टेटिंग आइसोटोप, मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिकों को बताते हुए समस्थानिक प्रभाव की व्याख्या करना है इसमें, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप को मतलब होता है कि कांस्टेंट नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन
ठीक है। जो हाइड्रोजन वो पढ़ते हैं वो क्या होता है 1 1। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है और मास कितना होता है 1 होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटियम। उसके बाद आता है ड्यूटेरियम और उसके बाद क्या आता है, ट्रीटियम। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है। तो प्रोटियम में क्या होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि नंबर जो है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है उनका सेम है। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या पूछा है, अब देखिए आइसोटोप हमने डिस्कस कर लिया, आइसोटोप का डेफिनेशन हो गया और आइसोटोप का हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है आइसोटोपिक इफेक्ट बताइए उसका। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आइसोटोप के हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उसमें एक डिफरेंस बताना भूल गया। देखिए आपको ये तो क्लियर है कि ये तीनों के बीच में डिफरेंस किसका है, न्यूट्रॉन का है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रीटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हमने यहां तक काफी सारी जो चीजें हैं नॉन मेटल्स की डिस्कस कर ली। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हम 2 प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, एक टेस्ट सीरीज चल रहा है और एक हमारा चल रहा है ज्ञान समर प्रतियोगिता। ये हमारा है टेस्ट सीरीज, इसमें फेज 1 जो है पूरा फ्री है। हम इसको देखिए अभी ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट करा रहे हैं और ऑफलाइन मोड में भी कंडक्ट हो रहा है, ये अभी कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, जल्दी हम टेस्ट को भी हम एप्स में लेंगे, हमारा एप्लीकेशन बन गया है। ठीक है, कंपटीशन विंग के नाम से। और ये हमारा है राज्य स्तरीय ज्ञान समर प्रतियोगिता, इसमें देखिए टैबलेट दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें निःशुल्क पंजीयन है। उसका सिलेबस है देखिए, सामान्य अध्ययन है इंडिया का, भारत का, उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, गणित एवं तार्किक योग्यता के 15 प्रश्न है, भारत एवं छत्तीसगढ़ का समसामयिकी है, उसके बाद कंप्यूटर और सामान्य हिंदी इसमें पूछा जाएगा। तो आप इसमें एनरोल कराएं, इसका लाभ ले सके तो जल्दी से लें। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस भी देगा कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसका भी एक्सपीरियंस आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल बता दूं, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप हमें टेलीग्राम चैनल में फॉलो करिए, वहां पे हम अपडेट करते हैं, हमारा करंट अफेयर्स अपडेट होता है वहां पे, हमारे जितने भी यूट्यूब के संबंधित वीडियोस होते हैं वहां पे हम अपलोड करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो समग्र सीरीज हो जो कि छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित सीरीज है, चाहे वो मेरा साइंस सीरीज हो, ये तीनों चीज वहां पे आपको वीडियो के द्वारा वहां पे आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप खोलेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए, ज्ञान समर के रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी आपके कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ज्ञान समर के लिए एनरोल हो सकते हैं। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, मेंस का अगर आप सिलेबस उठा के देखते हैं तो आपका अभी तक मैंने नॉन मेटल्स तक मेंस के क्वेश्चंस के साथ उसका थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पूरा कवर करवा दिया है आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नॉन मेटल्स तक मेंस के सिलेबस के हिसाब से मैंने कुछ छोड़ दिया है या प्री के क्वेश्चंस उसमें कुछ छोड़ दिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड डे।